हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर नरेश कुमार साहब, जेएलए कॉलेज महेंद्रनगर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, बीए सेमेस्टर 2, पेपर 3 यानी एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के अंतर्गत आज मैं चर्चा करने जा रहा हूँ यानी कुषाण वंश के बारे में। कुषाण कौन थे और कुषाणों में जो कनिष्क के जो सर्वाधिक जो प्रतापी शासक थे उनके क्या क्या उपलब्धियां थी, इसके बारे में हम चर्चा करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कुषाण के बारे में, कुषाण के बारे में जानने के जो प्रयास करने जा रहे हैं, क्योंकि उस समय जो परिस्थितियां जो थी, यानी जिस समय जो पश्चिमोत्तर भारत पर जो है हमारा इंडो यूनानी शक पालो जितने भी जाति के लोग थे वो अपना सत्ता को स्थापित करने के लिए जो है बहुत ही संघर्ष कर रहे थे। और इस समय ऐसी परिस्थितियाँ थी कि उसी समय चीन की जो पश्चिमी सीमा पर बसे लोग जो खाना बदोश जाति के लोग थे यानी भारतीय सीमा में प्रवेश किए। तो इस तरह से यह जो चीन के जो भारतीय जो सीमा में जो प्रवेश किए, जो खाना बदोशी जो थे वो चीन के जो यूची जाति से संबंधित थे, यानी कुषाण शाखा के थी। और जो ईस्वी सन की प्रथम शताब्दी से लेकर तीसरी शताब्दी तक के अंत तक जो है यानी पश्चिमोत्तर भारत यानी उत्तर भारत और मध्य एशिया के कुछ भागों को जो मिलाकर एक नई सत्ता की स्थापना की थी। और साथ में भारतीय समाज और संस्कृति को जो है एक कुछ नया आयाम दिया था, क्योंकि इन लोग विदेशी जितने भी थे भारतीय इतिहास में हम देखते हैं कि प्राचीन भारतीय इतिहास में कि इस समय जो भारत के जो सभ्यता संस्कृति थी, इस सभ्यता संस्कृति में जो घोल थी अच्छे तरीके से जो घुल मिल गए। लेकिन कुषाण वंश के तो इतिहास की जानकारी हम अगर देखना चाहेंगे तो चीन और ईरान और भारतीय साहित्य के साथ साथ जो है मध्य एशिया और भारतीय पुरातात्विक जो खोज हुई है उसी पर आधारित हमारा ये कुषाण वंश का से पता चलता है। और कुषाण वंशों को लेकर जो है कुषाणों का इतिहास को लेकर जो है एक अंतर्राष्ट्रीय इतिहास संगोष्ठी भी किया गया था लंदन में, जो उसका जो है बहुत ही कनिष्क का जो ईस्वी सन को लेकर जो है ये किया गया था। तो कुषाण कौन थे, यानी कुषाणों की उत्पत्ति का जो कहा जाता है कि इसका जो प्रसार था वो भी लंबा एक इतिहास है, लेकिन चीनियों के ग्रंथों से पता चलता है कि यह मध्य एशिया के जो है खाना बदोश जाति यानी ह्यूंगनू और हुन सुन और यूची जाति के लोग ये पश्चिमी चीन पर आक्रमण करके चीनी किसानों की जो है जान माल यानी चीनियों को जो है किसानों को जो है फसलों को नष्ट किया करता था। इसलिए हान वंश के सम्राट शी हुआंगटी ने खाना बदोश जातियों से जो है पश्चिमी चीन की जो है रक्षा के लिए उन्हें तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में जो है चीन की एक विशाल दीवार बनाई थी। तो इन लोगों के सुरक्षा के लिए जो है चीन का दीवार जो है बनाया गया था। तो इस तरह से बाद में हम देखते हैं कि चीनी सम्राटों ने रक्षा और बाद में जितने भी चीनी सम्राट हुए उस जो प्राचीर था जो दीवार था उसका बहुत ही विस्तार किया, बहुत ही सुदृढ़ीकरण किया और बहुत ही सुव्यवस्थित रूप से जो चीन का दीवार जो है बनवाया। तो इस तरह से हम फलस्वरूप देखते हैं कि मध्य एशिया का जो खाना बदोश या पशुपालक जो जातियाँ थी चीन की पश्चिमी सीमा जब बंद हो गई थी तो इसलिए उन लोग विवश होकर क्या किए कि वो जातियाँ अपने अस्तित्व के लिए जो है अपने के लिए आपस में जो है संघर्ष करने लगे। और इस तरह से दूसरी शताब्दी के आरंभ में हम देखते हैं कि उस समय हुंगनू नामक जाति और यूची जाति की जो अपनी भूमि थी, जो अपने जहाँ पर रहते थे वहाँ से खदेड़ दिया गया। और चीनियों के ग्रंथों से ऐसे पता चलता है कि यूची जातियों को जो है चीन की सीमा से खदेड़े जाने के कारण वह दक्षिण पश्चिम की ओर आगे बढ़ी और शक जाति को पराजित किया। तो इस तरह से और धीरे धीरे जो आधिपत्य इन लोग कायम करते गया, परंतु पुराने जो दुश्मन के रूप में हुंगनू जो जाति था उन्होंने यूची जाति की जो है मदद की। और इस तरह से देखते हैं यूची जाति की शाखा जो था वह तिब्बत की ओर और दूसरी हमारा शाखा जो था वो अराल सागर की तरफ यानी ऑक्सस नदी के मैदानों की तरफ जो है जाने लगे। तो यहाँ से इन लोगों ने शकों के जब शकों को खदेड़ दिया गया तो शक लोग पार्थिया होते हुए उन लोग क्या किए पश्चिमी सीमा में आकर चले गए। लेकिन वही अराल सागर के मैदान से जो जाते हुए यूची जाति वो 5 भागों में विभक्त हो गए। लेकिन ह्यूनी, हुआंगमी, होतु, काफो, फू और कुआंग सुआंग यानी कुषाण, यानी इस तरह से देखते हैं कुएंग सांग यानी कुषाण के लोग अराल
सागर को पार करते हुए और तहिया प्रदेश आकर रहने लगे और वहाँ से सत्ता जमा ली और वहीं से जो है अपना प्रचार प्रसार करना प्रारंभ किया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि उस समय वांगनू जो थे जाति से पराजित होकर वो क्या किए, वो बैक्टीरिया पहुँचे और भारतीयों के संपर्क आने से लगे। इस तरह से हम देखते हैं कि संस्कृत साहित्य में भी हम देखने को मिलता है कि युची जाति या ऋषि के नाम से भी पुकारा जाता है, लेकिन बाहलिक या जो बैक्टीरिया बोलते हैं वो कुषाणों को यानी यूनानी, ईरानी और रोम संस्कृति से भी लोगों का परिचय हुआ और चीन की जो पश्चिमी सीमा से जो भागते भागते जो बैक्टीरिया तक जो कुषाण अपनी कोई संस्कृति, तो कुषाणों की तो अपनी कोई संस्कृति तो नहीं रह गई थी, लेकिन फलस्वरूप देखने को मिलता है कि सीमा की जो वर्ण के रूप में जो था वो संस्कृति को अपनाना पड़ा और ईस्वी सन की प्रथम शताब्दी यानी भारतीय सीमा में कुषाणों का नेता जो था याओगू, वो शेष चारों युची जातियों को पराजित करके और उन्होंने अपने अधीन कर लिया और बैक्टीरिया के निचले हिस्से से जो अपना राज्य स्थापित करना प्रारंभ किया। इस तरह से देखते हैं कि कुषाण नेता जो थे वो यावे के बाद जो है सबसे प्रतापी शासक यानी कुजुल कटफिसस के रूप में हुआ और उसके दो प्रकार के सिक्के भी मिलते हैं, लेकिन इस प्रकार के सिक्के यूनानी राजा हर्मियस का भी नाम और उसकी मूर्ति और दूसरी तरफ देखते हैं कुजुल कटफिसस का नाम यानी उपाधि भी इसका किया गया है। तो इस तरह से देखते हैं। इसके बाद जो कुजुल कटफिसस के बाद जो थे यानी भीम की कटफिसस भी के नाम आता है उसका पुत्र, क्योंकि कुजुल कटफिसस का पुत्र जो है भीम कटफिसस थे और उसका पुत्र उत्तराधिकारी यही बने और कुषाणों का शासक बना। लेकिन इसका इतिहास में हम देखते हैं इसके सिक्कों के आधार पर ही जाना जाता है, क्योंकि खास इसका विस्तार और कोई खास वैसा नहीं था, लेकिन उसके सिक्कों से पता चलता है कि कुजुल कटफिसस के बाद जो है भीम कटफिसस थे। उनके जो सोने और तांबे के जो सिक्का था वह मध्य एशिया से लेकर जो है यानी पश्चिमोत्तर भारत तक मिला है। यानी एक मूर्ति का अभिलेख जो है मथुरा से भी मिला है, यानी पुरातात्विक साधनों से प्रतीत होता है कि इस तरह का जो कुषाण राज्यों की जो सीमाओं का जो था इस तरह से प्रसार किया गया था। चीनी साहित्यों से बहुत सारे से पता चलता है कि TNU यानी भारत का जो विजेता जो ग्रंथ है चीनी ग्रंथ का उसमें कहा गया है कि उसके पिता एक गौरवशाली उपाधि ग्रहण की थी और उसके सिक्कों के प्राप्ति स्थान और उसकी जो उपाधि जो है प्रमाणित होता है कि उसका आधिपत्य जो था वो काबुल, कंधार और सिंध, पंजाब और कश्मीर और जो है पश्चिमी उत्तर सीमा को जो है ये छूता था। इस तरह से दक्षिण पूर्व तक मथुरा तक जो है फैला हुआ था। तो चीन पर भी जो आक्रमण किया गया था, लेकिन वह तो सेना के हाथों से जो है पराजित होना पड़ा था। तो इस तरह से कहते हैं कि शकों के राजाओं की तरफ जो है अपने क्षत्रपों के रूप में जो है बांट करके जो है अपने सैनिकों को सिपाह सलार जो है बनाकर यानी अपने सलाहकार बना करके जो है नियुक्त किया था। और उसका सिक्का जो था वह लेख और उसके उत्कीर्ण मूर्तियों से भी प्राप्त होती है। उसकी स्रोतों से पता चलता है कि वह शैव के मानने वाले थे या शैव मत के मानने वाले थे। तो सिक्का के लेख में अगर उपाधि देखते हैं कि वहाँ बहुत सारे ऐसे उपाधि है, सर्वलोकेश्वर, देवपुत्रस, महेश्वर, ये सब जो है वर्णन किया गया और इस तथ्यों से पुष्टि होती है कि सिक्का का जो पृष्ठ भाग पर है वह जो है त्रिभुज यानी त्रिशूलधारी, भ्राग चर्म, ग्राही नंदी अभिमुख यानी भगवान शिव की आकृति की यानी नंदी की जो है अंकित जो है पाई गई है। तो इस तरह से कुषाण का दूसरा शासक जो है भारतीय धर्म के रूप में जो है कुषाणों का जो भारतीयकरण जो है ये शुरू कर दिया गया। और मथुरा से बहुत सारे से प्राप्त है जो जब सिंहासन पर बैठते हैं तो उसकी विशाल मूर्ति लेख महाराजा तीरो राजो यानी देवपुत्र कुषाण शाही पुत्रो भीमा, ऐसे बहुत सारे ऐसे उपाधियों से दी गई है। लेकिन वह साम्राज्यवादी प्रतिष्ठा का यह प्रमाण ऐसा प्रतीत होता है कि इन उपाधियों से इनकी प्रतिष्ठा काफ़ी अच्छी थी। तो इसी लेख में जो है भीम कटफिसस के द्वारा जो है देखने को मिलता है कि मंदिर और उसके जो तालाब थे, कुएं थे, बनवाने का भी यहाँ तक जो है उल्लेख है। और इस तरह से हम देखते हैं कि चीनी स्रोतों से और भी पता चलता है कि इस समय जो उसके शासन काल में जो है दो बौद्ध भिक्षु कश्यप मामतंग और धर्मरत्न, ये दो हमारे जो है बौद्ध भिक्षु थे जो चीन में बौद्ध धर्म का प्रचार करने गए थे और अतः राजा की तरह वह भी जो है
बहुत ही धर्म सहिष्णु के रूप में था। इस तरह से हम देखते हैं कि भीम खटपिसस के शासनकाल में कुषाण जो था भारतीय सहित यानी मध्य एशिया के विशाल भूभागों तक जो है फैला हुआ था। लेकिन इंडो यूनानी और जो शक क्षत्रप और पार्थियन क्षत्रप को जो अपने साम्राज्य का जो अपने अधीन में नियंत्रण में कर लिया, क्योंकि भारत में जो कुषाण वंश को जो भारत में जो कुषाण वंश जो था बहुत ही सुव्यवस्थित और सुदृढ़ रूप से जो है कर दिया था। और इस तरह से भारत का शासनकाल जो है प्रथम शताब्दी तक मानी जाती है। तो इस तरह से आपको देखने को मिलता है। लेकिन आगे हम देखेंगे कि जो है कि कनिष्क के बारे में, यानी कुषाण के बारे में भी पता है, लेकिन कुषाण जो है कनिष्क का जो है राजवंश का सबसे तीसरा और सबसे शक्तिशाली सम्राट के रूप में था। क्योंकि भारतीय इतिहास में देखते हैं बहुत ही प्रसिद्ध सम्राटों में से उनकी गिनती की जाती है। क्योंकि भीम कटफिसस के बाद जो था कुषाण जाति के दूसरे राजघरानों का प्रथम शासक बना था। और इस तरह से कहा जाता है कि जॉन मार्शल का भी मत यही है, कहना भी था इनके बारे में कि कनिष्क जो था वो यूनानी शासक यानी हमारा जो है सोटर मेगोस क्षत्रप का उत्तराधिकारी था। यानी इस तरह से जो है कनिष्क बताएं। लेकिन कनिष्क के इतिहास से संबंधित मुख्य जानकारी उनके मुद्राएं और चीनी बौद्ध साहित्य से पता चलता है। लेकिन कनिष्क का जो राज्यारोहण हुआ था वह उसको तिथि को लेकर इतिहासकारों में बहुत अलग अलग मत भी था। लेकिन इस प्रश्न को जो सुलझाने के लिए, समस्या को निदान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय इतिहास इसके गोष्ठी का आयोजन किया गया। या जो कनिष्क राज्यारोहण की जो एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई थी और इसके तथ्य और सत्य को जो जानने के लिए विभिन्न विद्वानों का जो है अपने अपने एक अध्ययन का एक आवश्यक बताया गया था। तो इस तरह से देखते हैं कि चीनी सम्राट जो था अपने पूर्वजों के अपने पूर्वजों के भांति जो था वह भी जो है बहुत ही विद्वान के रूप में जो है प्रसिद्ध भी हुआ। लेकिन जॉन कैनेडी और जो है फ्लिट महोदय का जो है विचार है कि कुषाण सिखों के आधार पर ही जो है कनिष्क का समूह जो था यानी कुषाण राजाओं का जो है एक बहुत ही पुरोगामी मानते हुए कनिष्क राज्यारोहण के जो है प्रथम शताब्दी में जो है मानते हैं। लेकिन उन्हें अपने जो है समर्थन में वेनसांग ने विचार वेनसांग के विवरण के आधार बनाया। जो वेनसांग ने जो विचार दिया था उसी को आधार बनाया और कहा, वेनसांग लिखता है कि भविष्यवाणी की थी कि उसके निर्माण करने के बाद मृत्यु के बाद जो 400 के बाद कनिष्क नामक राजा हुआ होगा। यानी इस तरह से देखते हैं कि उनका 81 ईसा पूर्व कनिष्क का राजा बना। लेकिन इसके समर्थन में यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि चतुर्थ बौद्ध संगीति जब किया गया था आयोजन तो कनिष्क का शासन में हुआ था। तो उसी उपलब्ध के आधार पर 58 जो है 58 ईसा पूर्व को जो है एक संवत चला है जिसकी गणना पर सिक्कों पर हम देखते हैं। लेकिन विद्वानों का यह भी तर्क है कि इस तरह के जो प्रथम शताब्दी में जो है चीन के साथ जो है एक रेशम का जो है व्यापार जो है बहुत ही बृहद यानी प्रचुर मात्रा में जो है होता था, जिससे सोना प्राप्त होने के कारण कनिष्क शासन काल में स्वर्ण मुद्राओं का भी प्रचलन हुआ था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि लेकिन विद्वानों का मत का खंडन भी किया गया है और जे.पी. रेप्सन और मार्शल विद्वानों ने भी किया है। और इन मुद्रा शास्त्रियों का कहना है कि कनिष्क का जो समूह था यानी कुषाण जो राजा तो भीम राजा कटफिसस जो था वह कुषाण राजाओं के बाद हुआ होगा। लेकिन कुषाण राजा का जो यानी कुषाण राजा जो था सिक्का जो कटफिसस यानी प्रथम कुषाण कुजुल कटफिसस के साथ ही नहीं मिलती है, लेकिन तक्षशिला की खुदाई से पता चलता है। जॉन मार्शल ने जो कटफिसस के बाद जो है कनिष्क के सिक्का का साथ साथ मिलता है। तो इस तरह से पता चलता है कि कनिष्क का समूह जो था वो कुषाण शासक का यानी भीम कटफिसस के बाद ही शासक हुए होंगे। तो इस तरह से बहुत सारे बातें कही गई और बहुत बात कही गई। लेकिन विक्रम संवत जो है 58 ईसा पूर्व को और मालवा गणराज्य के शक संवत 78 को चलाया माना जाता है, क्योंकि कनिष्क का राज्यारोहण जो है 125 ईसा पूर्व 25 ईस्वी को मान होने पर कनिष्क का महाक्षत्रप का समकालीन लगा। इस तरह से बहुत सारे ऐसे विद्वानों का जो है अलग अलग जो है बातें कही गई है। लेकिन फिर भी जो है यह कनिष्क का 78 ईस्वी में जो है शक संवत चलाया गया, इसी को माना गया और इसी को लोकप्रिय बनाया गया, इसलिए शक संवत के नाम से यह प्रसिद्ध हुआ। इस तरह से
देखते हैं कि कनिष्क जो था वह कनिष्क के राज्यारोहण की तिथि के बाद बहुत ही उलझी हुई थी और यह बहुत ही शोध कार्य इसमें किए गए। और लेकिन इसमें हम शक संवत के जो हम प्रारंभ जो करता देखते हैं तिथि के लेकर या विद्वानों आदि जितने भी थे बहुत उलझे हुए थे, लेकिन प्रतिशोध से निष्कर्ष जो हमारा निकला कि 78 ईस्वी जो था शक संवत यानी प्रारंभ हुआ। कनिष्क राज्यारोहण की तिथि भी मानी जाती है। तो इस तरह से देखते हैं कि कुषाण जो था, कुषाण सम्राट जो था यानी कनिष्क के जो पूर्वजों के भांति बहुत ही वीर और उच्च और सैनिक और साम्राज्यवादी राजपुरुषों के रूप में जो सिद्ध हुआ था। अतः चीन और तिब्बती ग्रंथों से उसके विजय और उसके सिक्के का अभिलेख की प्राप्ति स्थान से उसका साम्राज्य विस्तार का जो है जानकारी मिलती है। तो कनिष्क की बहुत सारी से उपलब्धियाँ हैं, क्योंकि कुजुल का भीमकट पिसस के बाद जो अपना कुषाणों की जो सबसे बड़ी थी साम्राज्य को अपनी बागडोर संभालना पड़ा और इसलिए उसके उत्तराधिकारियों में कुषाण सबसे श्रेष्ठ और गौरवपूर्ण सम्राट भी सिद्ध हुआ। और इस तरह से देखते हैं उनके अभिलेखों से भी पता चलता है उसका अभियान या उसके सैनिक उपलब्धियां जो थी उसके तो नहीं मिलती, ज़्यादा चर्चा नहीं मिलती, लेकिन फिर भी चीनी और तिब्बती जो ग्रंथों से पता चलता है कि उसके विजय और उसका अभिलेख जो है उसकी प्राप्ति स्थान से साम्राज्य का जो विस्तार जो थी उसी से हमें जानकारी मिलती है। तो सबसे पहले जो था वह जो है मगध पर आक्रमण किया था, क्योंकि कनिष्क का उदय जो था वह कनिष्क का उदय जो था वह कुषाण साम्राज्य के विस्तार के लिए बहुत बड़ा एक उल्लेखनीय घटना मानी जाती है और जाती थी। इस तरह से उसे सबसे पहले विरासत के रूप में जो था वह कुषाण साम्राज्य की सुसंगठित करना शुरू किया और प्रसार सबसे पहले जो है भारतीय प्रदेश में किया। बौद्ध परंपराओं के अनुसार देखते हैं या तिब्बती इतिहासकार जो लामा तारानाथ से भी पता चलता है कि कनिष्क ने जो पाटलिपुत्र पर भी आक्रमण किया था। और बौद्ध जो दार्शनिक जो था अश्वघोष था, वह अश्वघोष जो है पाटलिपुत्र से उठाकर अपनी राजधानी पेशावर ले आ गया था। तो कनिष्क ने इस तरह से जो है बौद्ध दार्शनिक अश्वघोष को पाटलिपुत्र से उठाकर अपने पुरुषपुर यानी पेशावर ले आया और वहीं से जो है तिब्बती अनुसार जो कहा जाता है कि कनिष्क जो था वो चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन करने के अश्वघोष को निमंत्रण दिया था, लेकिन अश्वघोष जो है बहुत बुजुर्ग हो गया था, उसी कारण जो है उसके बदले में अपने शिष्य यज्ञसेन को भेजा था। लेकिन तारानाथ जो है लामा जो कहते हैं कि इस तरह जो है कनिष्क बहुत ही नाराज हुआ और वह पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया और युद्ध के हरजाना के रूप में जो था वह अश्वघोष को हरजाना के रूप में जो है अश्वघोष को ले गया और इसी आधार पर जो है मगध पर जो है कनिष्क का जो है आधिपत्य मानते हैं। तो इस तरह से कनिष्क का जो सिक्का जो था वो पटना, राजगिरी, रांची, सुल्तानपुर जिसको भागलपुर, बंगाल, उड़ीसा इन क्षेत्रों से उनकी सिक्कों का भी जो है मिलता है। तो इस तरह से जो है बहुत सारी से बातें थी। उनके जो सिक्के भी थी छिटपुट सिक्कों की प्राप्ति का जो था वो व्यापार का प्रसार का जो प्रमाण मानना चाहिए, ना कि सिक्के के स्वामी शक्ति का प्रतीक था, क्योंकि उसी काल में व्यापार का जो है राज नियंत्रण नहीं था। तो इसी तरह से कहा जाता है कि कनिष्क किसी कारणवश मगध पर आक्रमण किए ही होगा या इस तरह से आधिपत्य नहीं रहा होगा, ऐसे बहुत सारे बातें, लेकिन इनके कारण जो सिक्के के अलावा और कई पुरातात्विक स्रोत तो नहीं मिलता है, लेकिन कुषाण का औचित्य सिद्ध किया जा सकता है। और इस तरह से देखते हैं कि मगध पर उन्हें सबसे पहले कुषाण शासक को संगठित अपने कुषाण साम्राज्य को जो है इन्होंने सुसंगठित और सुव्यवस्थित किया। पहले भारतीय प्रवेश पर किया, लेकिन कनिष्क पाटलिपुत्र पर जैसे ही आक्रमण किया तो उसके बाद धीरे धीरे जो है अपनी राजधानी को जो है बहुत ही सुदृढ़ और सुव्यवस्थित करना शुरुआत किया। तो इस तरह से देखते हैं कि हम इसमें बहुत सारे से बातें कि पश्चिम भारत पर भी जो है आक्रमण किया था, क्योंकि मालवा, गुजरात और काठियावाड़ पर भी जो है क्षत्रप के रूप में यानी कनिष्क को अपने अधीन माना गया और अपने अधीन किया कनिष्क ने। कनिष्क का आधिपत्य जो था वो मध्य एशिया से सांची तक था और सांची जैसे हमारा एमपी कहते हैं, कुषाण जो जितने भी थे कुछ मूर्तियाँ भी मिली है। और इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ से कनिष्क उसके जितने भी उत्तराधिकारी उसके सिक्के भी मिले हैं। और इसके अलावा पंजाब, सिंध इन क्षेत्रों में भी जो है राजस्थान का जो है अधिकार था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मध्य एशिया यानी मध्य एशिया भी जो है पर भी इन्होंने जो है कनिष्क जो है आक्रमण किया था। और मध्य एशिया में सबसे पहले कनिष्क जो पहले जो है मध्य एशिया में कुषाणों का सबसे बड़ा अधिकार था, क्योंकि कनिष्क ने इसी आधार पर इसी पर जो है अधिकार बनाए रखा। जैसे
काराकोरम, खोतान, कासगर पर कनिष्क का साम्राज्य तो फैला हुआ था। मध्य एशिया का सबसे साम्राज्य विस्तृत रूप से था। और खोतान की एक पांडुलिपि में जो है एक चंद्रलिपि जो है चंद्र कनिष्क लिखा हुआ है, और बालिक का राजा भी कहा गया है उस लिपि में, क्योंकि मध्य एशिया में जो व्यापार का जो केंद्र था वह पश्चिमी दुनिया को यानी जल मार्ग को जोड़ने वाला मार्ग था। इसलिए यह भूभाग में जो है कनिष्क का जो है बहुत ही अच्छे तरीके से जो है पकड़ था यानी अधिकार था। तो इस तरह से देखते हैं कि मध्य एशिया में के बाद जो है चीन पर भी जो है आक्रमण किया था। कनिष्क और चीन का जो था वह जो था हान वंश के सम्राट हुआंग सिंह टी के बीच जो है तुर्किस्तान को लेकर जो है युद्ध भी हुआ। और यहाँ तक हम देखते हैं कनिष्क ने चीनी सम्राट को जो है यहाँ अपना दूत भेजकर यानी चीनी राजकुमारी से विवाह करने की इच्छा भी प्रकट की थी। तो इस तरह से देखते हैं इच्छा जब प्रकट किया था तो सम्राट इसे अपमान समझा, लेकिन इसमें देखते हैं कि कुषाण के जो दूत को जो है बंदी बना लिया और सेनापति पाउ चानू को जो है कुषाण साम्राज्य पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया गया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कनिष्क जो था, कनिष्क ने जो लगभग 70,000 अश्वारोही को लेकर यानी खोतान की ओर जो है आगे बढ़ा, लेकिन कनिष्क को सफलता नहीं मिली क्योंकि उस समय जो है बहुत ही मौसम खराब हो गया था। इसी बीच जो है सम्राट के सेनापति पाउ चानू जो थे उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन कनिष्क ने कासगर खोतान को जीत लिया और 2 चीनी राजकुमारों को बंदी बना करके अपने दरबार में रहने के लिए बाध्य कर दिया गया। तो ऐसे देखते हैं कि इस प्रकार जो कनिष्क का जो मध्य एशिया का जो है चीनी तुर्किस्तान का जो था, चीनी तुर्किस्तान पर भी इन्होंने अधिकार कर लिया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो है कनिष्क जो है पहला भारतीय शासक था जिसने उत्तर भारत यानी पश्चिमोत्तर भारत और मध्य एशिया को मिलाकर एक विशाल कुषाण साम्राज्य की जो है स्थापना की थी। इनका साम्राज्य जो था पश्चिम में पार्थिया के सीमा से लेकर जो चीनी तुर्किस्तान तक और बैक्ट्रिया से लेकर उत्तर भारत की काशी तक जो है इनका साम्राज्य फैला हुआ था। अतः कनिष्क जो था उसके साम्राज्य के समकालीन इतिहास की जो है इतिहास के जो 3 बड़े साम्राज्य जो था वो बड़ा था, रोम, चीन और भारत में से भी एक था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारा चीन का जो है बहुत बड़ा उपलब्धियां इसमें थी, लेकिन इसमें यह भी देखते हैं कि उन्होंने जो है बहुत सारे बातें हैं कनिष्क जहाँ चीन की पार्थिया से साथ शत्रुता और आक्रमण नीति जहाँ त्याग कर रखा था, जो आक्रमण नीति रखा था, वहीं रोमन साम्राज्य के साथ मित्रतापूर्ण जो है भावना रखा और उससे संबंध बनाने का प्रयास किया। वही उसकी कूटनीतिक चाल भी थी क्योंकि ताकि जो है कुषाण शासक जो है साम्राज्य की सुरक्षा कर सके और पश्चिमी दुनिया को एक व्यापारिक संबंध स्थापित करने के लिए अपने साम्राज्य को यानी आर्थिक रूप से जो है बहुत ही सुदृढ़ और सुव्यवस्थित कर सके। इसीलिए उसने कुषाण साम्राज्य को उन्होंने जो है सैनिकों और आर्थिक दृष्टि से को जो है एक सुदृढ़ और सुव्यवस्थित बनाने का नीति का अनुसरण किया और इस तरह से कनिष्क ने किया। कनिष्क एक महान योद्धा ही नहीं बल्कि एक साम्राज्य निर्माता था क्योंकि वह उसका सफल संरक्षक भी जो है माना जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो है कनिष्क जो है जो व्यवस्था जो मगध पर आक्रमण या पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण या मध्य एशिया पर आक्रमण या जो है हमारा चीन पर आक्रमण, तो इस पर जो है भारत को एक विशाल साम्राज्य के रूप में जो है बदल कर रख दिया था और अपनी सीमा को जो है बहुत ही सुदृढ़ और सुव्यवस्थित करने का काफ़ी प्रयास किया। इनका देखते हैं कि शासन व्यवस्था भी जो था बहुत अच्छे तरीके से जो है व्यवस्था करने का प्रयास भी किया था क्योंकि उनके शासन प्रबंध में भी जो है बहुत ही छत्रप के रूप में या बहुत ही जो है मतलब संचालन करने की व्यवस्था देखने को मिलती है। तो इस तरह से जो है हमारा कनिष्क था पूर्व मध्य एशिया से भी कुषाणों का बहुत सारे आधिपत्य था और आधिपत्य बरकरार रखने के लिए बहुत विजय अभियान भी रखा था। इसलिए जो है यारकंद या खोतान या कासगर एक कनिष्क का साम्राज्य जो है फैला हुआ था। तो खोतान के इस तरह से हम बहुत सारे से
लिपियों में भी जो है उन्हें जो नाम आया उसका। और इस तरह से कहते हैं कनिष्क पहला शासक था जिसने उत्तर भारत और पश्चिमोत्तर भारत और मध्य एशिया को मिलाकर एक विशाल जो है कुषाण साम्राज्य की स्थापना किया था। तो इस तरह से कहा जाता है कि साम्राज्य इतनी इसकी फैली हुई थी कि मध्य एशिया को फैलाकर भारतीय इतिहास का एक बहुत बड़ा एक कीर्तिमान स्थापित करने का प्रयास किया था और स्थापित किया भी था। तो इसलिए जो है कनिष्क ने जो था वो चीन और पार्थिया के साथ जो है एक जो शत्रुता जो था उसका आक्रामक जो नीति था वो अख्तियार को छोड़ करके वहीं रोमन साम्राज्य उसके साथ जो है मित्रता के संबंध यानी मैत्री या हाथ बढ़ाने के लिए उसे मित्रता करने के लिए जो है काफ़ी प्रयास किया था। तो इस तरह से जो है बहुत ही इनकी कूटनीतिक चाल थी और इस तरह से कुषाण साम्राज्य को एक सुव्यवस्थित और सुदृढ़ करने का व्यवस्थित किया था कनिष्क ने। इस तरह से जो है कनिष्क का जो है कनिष्क की जो सारी जो थी इनकी उपलब्धियां थी। इसलिए यहीं पर जो है आज का वीडियो हम समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में इसके बाद हम प्रस्तुत करेंगे।